दोस्तों, बजट के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और कई रीजन थे इसके पीछे। पर वन ऑफ द प्राइम रीजंस ये भी रहा कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इनफैक्ट प्रॉमिस किया है टू प्राइवेटाइज ऑल द नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर ऑल्सो लाइक atomic energy, space, power, defense, telecom, transport, oil, insurance, banking, coal and minerals में केवल 3 या 4 कंपनी हर सेक्टर में रखेगी। तो नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो पूरा ही बेचने का प्लान है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी कुछ ही कंपनीज रखेगी हर सेक्टर में। सिंपल वर्ड्स में समझे तो गवर्नमेंट का प्लान है टू सेल अराउंड 300 पब्लिक सेक्टर कंपनीज, विच मीन्स इट विल अनलॉक $500 billion यानी 35 से 40 लाख करोड़ रुपए ऑफ इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, अब फाइनली अनलॉक वैल्यू होगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज में और एफिशिएंटली रन होगा। पर इतना इजी नहीं प्राइवेटाइज करना। इनफैक्ट लास्ट ईयर्स में एक भी पब्लिक सेक्टर कंपनी फुल्ली प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। अब आपके सामने एकदम सिंपल उदाहरण है, जैसे एयर इंडिया को ले लीजिए। कितने सालों से गवर्नमेंट ट्राई करे इसको प्राइवेटाइज करने का, कर ही नहीं पा रही है। वहीं भारत पेट्रोलियम को भी प्राइवेटाइज करने का कोशिश किया गवर्नमेंट कई सालों से, वहां भी अनसक्सेसफुल रही है। अब एयर इंडिया का केस में क्या हुआ, वहां एसेट्स पहली बात तो हैज टू बी फेयरली वैल्यूड, ऊपर से इतना भयंकर डेट है। अब जब तक वो गवर्नमेंट मेजर पोर्शन ऑफ द डेट को क्लियर नहीं करती अपनी तरफ से बिफोर सेलिंग इट, बहुत मुश्किल है एयर इंडिया को सेल करना एट द प्राइस विच द गवर्नमेंट वांट। भारत पेट्रोलियम का भी वही चक्कर है, उसके समझ स्ट्रैटेजिक एसेट्स नीड्स टू बी रिप्ड ऑफ बिफोर सेलिंग इट, तभी भारत पेट्रोलियम विल बी अ जूसी प्रोपोजिशन फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अलावा वर्कर्स को भी समझाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वर्कर्स को लगता है कि भाई एक बार प्राइवेटाइज हो जाएगा तो काफी ले ऑफ होगा, उनकी नौकरियां चली जाएगी, या जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत टफ हो जाएगा उनके लिए। तो ये सब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस है कि वर्कर्स कभी प्रेफर नहीं करते प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो यहाँ भी कहना कि वर्कर्स को अपने साइड में लेने के लिए दे हैव टू बी गिवन इंसेंटिव्स, देन स्टॉक ऑप्शंस, देन वॉलंटरी एग्जिट पैकेजेस। ये सब के कारण थोड़ा प्रोसेस इजियर हो जाएगा। 5 PSUs को भी प्राइवेटाइज करने में 1 साल में हालत खराब हो जाएगा गवर्नमेंट का। आई होप गवर्नमेंट कर ले, और गवर्नमेंट कर भी लेती है और बढ़िया ढंग से सबका फायदा भी होता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन अगर होता भी है, तब भी अगर इस रेट में करती भी है तो 300 PSUs को 60 साल लग जाएंगे प्राइवेटाइज होने में, यानी 60 years। यहाँ तो अपने पकड़े 5 PSU एज एग्जाम्पल, वैसे 5 PSUs भी इन अ ईयर इज नॉट इजी टास्क। तो इमेजिन अगर 2 या 3 ही हो तब तो पूरा 100 साल लग जाएगा, 1 सेंचुरी लग जाएगा सब PSUs को प्राइवेटाइज करने में। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कहां तक गवर्नमेंट इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगी वो समझना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट मारुति का मॉडल रेप्लिकेट करे विद PSUs, तब हो सकता है बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएट हो। इनफैक्ट मारुति का मॉडल इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली अनलॉक्ड अ ट्रेमेंडस वैल्यू इन प्राइवेटाइजिंग मारुति। मारुति का अगर स्टोरी संक्षेप में बताए तो एक्चुअली it was a joint venture between the government of India and Suzuki Motor Corporation of Japan that began in the early 1980s, and that time it was a unlisted company। और उस समय government of India was actually the majority shareholder, पर Suzuki को full right और control दे दिया गया था कंपनी को रन करने के लिए, because they were expert in doing that। और जबकि Suzuki का actually शेयर केवल 26% था, they were actually the minority shareholders। In spite of that, government of India had given them free hand to run the company। उसके बाद 10 साल में यानी 1982 टू 1992 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया सुजुकी टू इंक्रीज स्टेक फ्रॉम 26% टू 40% एंड फाइनली टू 50%। और एक बार दोनों 50-50% के स्टेक होल्डर्स हो गए, यानी इक्वल स्टेक होल्डर्स, तभी भी गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया। और इसके अलावा गवर्नमेंट एक्चुअली गिव देम several valuable concessions in exchange, including access to large export markets and manufacture of global models in the Indian plant। Consequently, जो जॉइंट वेंचर था उसका वैल्यूएशन में जबरदस्त उछाल आया। फिर कंपनी ने 400 करोड़ का राइट इशू निकाला, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिनाउंस कर दिया अपना शेयर्स इन फेवर ऑफ सुजुकी। इससे क्या हुआ, अब सुजुकी को कंट्रोलिंग स्टेक मिल गया कंपनी में, एंड द गवर्नमेंट गॉट अ मैसिव 1000 करोड़ एज प्रीमियम फॉर शेयरिंग कंट्रोल, and also it got Suzuki to underwrite an offer of sale to the public at the price of rupees 2300 per share। अब देखो इस डील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जबरदस्त फायदा हुआ। They made a fantastic return on the investment। क्यों? कि for simple reason, पहली बात तो the government of India kept control of the company, then it gave up control, exiting in several small tranches। तो देखिए धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट अपना स्टेक हटाती भी गई, कंट्रोल भी कम करती गई और फायदा भी करती गई। तो अगर इस टाइप की जॉइंट वेंचर्स अगर और रेप्लिकेट करे गवर्नमेंट, तो मे बी द गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन करना, और गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा
ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। और अगर एक झटके में गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती कंपनीज को तो उसको एसेट्स भी बहुत डिस्ट्रेस प्राइसेस में सेल करने पड़ेंगे, बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के लिए, क्योंकि तभी जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अट्रैक्ट होंगे। और अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम हैज बीन अराउंड 13% ऑन एन एवरेज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और वहीं अगर इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। बहुत कम कंपनीज का दोनों सीएफओ एंड एफसीएफ पॉजिटिव होते हैं। और उसके अलावा सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल, सो अगेन दैट्स अ फैंटास्टिक साइन। इनफैक्ट रिसीवेबल डेज की भी बात करें तो ओवर द इयर्स ऑन एवरेज इट हैज बीन जस्ट 1 वीक। हाँ दोस्तों, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डेफिनेटली रिसीवेबल डेज तो कम रह गए, ऑलमोस्ट कैश में बिकता है, इसलिए इसका वर्किंग कैपिटल भी काफी कम है, केवल 1 महीने का वर्किंग कैपिटल है, अगेन अ वेरी गुड साइन। और वहीं अगर अपने आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन अराउंड 15% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑन एन एवरेज। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई का भी अराउंड 15% रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का यानी सालाना 15,000। और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर ये मार्केट का बात करें जहां ये मारुति सुजुकी कंपनी ऑपरेट करती है, तो टोटल नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स कॉस्टिंग लेस देन 10 लाख रुपीज इज एक्चुअली कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द टोटल व्हीकल्स ऑन रोड। बाकी अगर प्रीमियम 4 व्हीलर्स का बात करें जहां मारुति का इतना कोई लंबा चौड़ा शेयर नहीं है, यानी प्रीमियम 4 व्हीलर्स यानी 10 लाख के ऊपर जो व्हीकल्स है, वहां बेसिकली द एंटायर प्रीमियम 4 व्हीलर्स बेसिकली सिर्फ 2% मार्केट शेयर है उनका ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। और वहां भी मारुति का बहुत कम शेयर है। तो बेसिकली मारुति का जो मेजर शेयर है वो है द व्हीकल्स विच इज लेस देन 10 लाख रुपीज। तो अगेन 12% टोटल व्हीकल्स में सुजुकी मार्केट का शेयर है और बहुत अच्छा खासा शेयर है, इसलिए तो इतना जबरदस्त कंपनी परफॉर्म की है। इन स्पाइट ऑफ जस्ट वर्किंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ 12%, it still has a majority market share and has done really well in the past few years. और अभी भी कंपनी अपने को इनोवेट करने का कोशिश करते रहती है अपने प्रोडक्ट्स को। इनफैक्ट द कंपनी इज ऑलरेडी सप्लाइंग व्हीकल्स विद सीएनजी किट्स, देन इट हैज स्टार्टेड टू मार्केट हाइब्रिड ईवीएस यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूजिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय कोलैबोरेशन बिटवीन सुजुकी एंड टोयोटा। तो वैसे देखा जाए तो कंपनी इज वेल पोइज्ड टू एक्चुअली टेक आउट व्हीकल्स व्हिच विल एक्चुअली adhere to strict emission norms set by the government। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जबरदस्त कंपटीशन उसको मिल रहा है फ्रॉम अदर कंपनीज लाइक हुंडई, होंडा और कितने सारे नए कंपनीज भी आ रहे हैं हर साल। देख रहे हैं अपने मार्केट में ना, रोड्स में देख रहे हैं कितने नई कंपनी के व्हीकल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत इंटेंस है इन द 4 व्हीलर सेगमेंट। और यहाँ मारुति कितना हद तक बेटर व्हीकल्स प्रोड्यूस कर पाती है वो अपने को देखना होगा इन द फ्यूचर। तो यहाँ क्या है, सिर्फ बेटर व्हीकल्स काफी नहीं है, सही प्राइस पॉइंट में भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे होंडा का केस में क्या हुआ, जैसे उसने कार निकाला था ब्रियो विच वॉज अ स्मॉल हैचबैक, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, फैंटास्टिक कार, एवरीथिंग वाज राइट अबाउट द कार, बस सही प्राइस पॉइंट पे नहीं निकाला, इसलिए द कार वाज अ फेलियर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बढ़िया गाड़ी भी निकाले और सही प्राइस पॉइंट में भी निकाले। आज के दिन भी कंपनी का 51% मार्केट शेयर है इन द डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। अपने धीरे धीरे क्या करिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है स्पेशली इन द मिड टू प्रीमियम सेगमेंट। देखिए एंट्री लेवल में तो वो बहुत अच्छा सक्सेस है ही, जैसे 2015 में नेक्सा डीलरशिप्स खोल दी काफी जगह विच केटर्स टू द सेलेक्ट एंड लार्जली प्रीमियम मॉडल्स और व्हीकल्स। तो यहाँ के ना देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली मिड और प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा रहेगा देन द एंट्री लेवल व्हीकल्स, इसलिए उस सेगमेंट में अपना ज्यादा व्हीकल्स लॉन्च करिए फिलहाल। इसके अलावा इसका जो पेरेंट कंपनी एसएमसी यानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, वहां से भी इसको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन शेयर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो एसेस टू द ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज। और इसके खुद के प्लान्स है गुड़गांव में और हरियाणा में जहां मैन्युफैक्चर करती है अपना व्हीकल्स। बट यही नहीं, इट ऑल्सो सोर्सेज व्हीकल फ्रॉम इट्स पेरेंट सब्सिडरी विच इज इन गुजरात। अब वहां क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट विच इज पेरेंट कंपनी, द व्हीकल्स एक्चुअली आर सोल्ड टू द मारुति सुजुकी एट कॉस्ट प्राइस। इनफैक्ट इस कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री। एंड व्हाई? Because it is actually supported by continuous process improvement, high indigitization that establishes linkages with component suppliers, flexible manufacturing process, which results in effective cost control. जैसे मैंने कहा, इसका 2 प्लांट गुड़गांव में है और 3 प्लांट मनेसार में जो बेसिकली हरियाणा में है। तो टोटल मिला के 2 मिलियन यूनिट्स यानी 20 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है हर साल ये कंपनी। एक्चुअली 17 मॉडल्स है कंपनी का एंड टोटल मिला के 150 वेरिएंट्स हैं अक्रॉस ऑल दी मॉडल्स।
और वहीं अगर इसका प्रोडक्ट्स का बात करें तो जैसे इसका मिनी सेगमेंट में हो गया अल्टो और एस्प्रेसो, फिर इसका कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हो गया वैगन आर, स्विफ्ट, सिलेरियो, इग्निस, डिजायर और बलेनो, और फिर सुपर कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हो गया टूर एस। फिर मिड साइज सेगमेंट का बात करें तो उसमें केवल एक ही मॉडल है और वो है सियाज। और वहीं आपका वैन सेगमेंट में आ जाता है इको, और एसयूवी सेगमेंट में जिप्सी, अर्टिगा, एस क्रॉस, ब्रेजा और एक्सेल 6 है। और एलसीवी सेगमेंट यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल में आ जाता है सुपर कैरी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।